ऐसनो टीचर है जेकर फैन फॉलोइंग ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके पास इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है ना, बेशक जनता नहीं जानती है, विद्यार्थी नहीं जानता है सब। अब समझ में आ रहा है ना? तो ये नहीं समझना कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या बढ़ने से, नेट का तो जमाना है, खराब आदमी के चमका दे है, बहुत आदमी लाइक को दे है। समझ में आ रहा है ना? खराब, खास करके खराब आदमी जल्दी चमके है, ये नेट वाला सिस्टम है, खराब आदमी जल्दी चमके है। अगर आज ही तुम गलत काम कर लो ना, अगर यूट्यूब पर अगर डाल देगा, चाहे मान लो नेट पर डाल देगा, तो तुम देखना इतना फैन फॉलोइंग है। बात समझ में आ रहा है? ये बातें हैं। आजकल तुम देखना किसी टीचर को अगर पढ़ा रहे हैं, अच्छा बात बोल रहे हैं, तो वो सब, अब जैसे टीचर है कोई पढ़ा रहे हैं, तो उनका फैन फॉलोइंग देखना कि बढ़ने, कॉमेडी सब जो कह दे ना, को छिक्का गायरो पढ़ कर कुछो को दिखा दे तो लाइक कर दे फटाक से। अरे करता है कि नहीं करता है? क्यों? क्योंकि वो चीज सब देख ले। लेकिन अच्छा के लिए क्या होगा? नाचो, पहचानो, काम करके जब तक दिखाएगा नहीं सामने में, विश्वास का जब तक पात्र नहीं बनेगा, तब तक 100% हम उससे कैसे जुड़ जाएंगे? सबको क्या चाहिए? अपना अपना पैसा। मीडिया वाला, सब मीडिया वाला काम अच्छा से कर रहा है। मीडिया का काम क्या है? हम लोग पढ़े ना पीछे, मीडिया का क्या काम है? जो गलत करे तो गलत दिखाओ, सही करे तो सही दिखाओ, सही बोले तो सही बोलवा करके दिखाओ, और गलत बोल रहा है तो वो भी दिखाओ। बहुत सारे मीडिया वाला है, किसी के खिलाफ नहीं कभी बोलना चाहता है। बात समझ में आया? आज जो पैसा दिया तो दूसरे के खिलाफ गलत भी भड़का देता है। दुनिया में देखो, तुम सही रहो और तुमको जिस पर 100% विश्वास हो वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, और हम बाकी कुछ नहीं जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो कि किसी के लिए कोई नेता है, हमारे क्षेत्र में हमारे लिए जो नेता अच्छा काम कर रहे हैं हम उसी को ना बढ़िया मानेंगे। दूसरा नेता क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमको उससे क्या मतलब है? हमारे लिए, हमारे समाज के लिए भाई आपने क्या किया, हम इस चीज को न देखेंगे। हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे राज्य, हमारे देश के लिए कौन क्या कर रहा है, हम उसको ना बढ़िया मानेंगे। कि किसी का फैन फॉलोइंग कम है और वो बेचारा काम किया है बढ़िया, किसी का फैन फॉलोइंग ज्यादा है, हाँ, तो हम उसको मान लेंगे बढ़िया आदमी हो गया? नहीं, ठीक है? तो इस सब के बहकावे में ज्यादा नहीं आने की जरूरत है, ठीक है? समझो यहां। हाँ, तो अब मान लो कि दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। अब चुनाव का विकल्प रहना चाहिए का मतलब क्या? देखो, बीजेपी है, यहां कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस है या आरजेडी है, ठीक है, जनसुराज है, या बहुत सारा पार्टी सब है, कॉकरोच पार्टी सब है, ठीक है। अब मान लो सीजेपी, ठीक है, दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है भाई, बहुत कुछ देखेगा अभी, ठीक है। जितना मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, जहां खुश है, जहां अच्छा मिल रहा है, उसी से संतुष्टि बना करके रहना। लोभ पापस्य कारणम नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? ज्यादा लोभ कल, अगर मैं लिया ज्यादा लोभ है जनता, तुरंत जो जिता दो दोसर पार्टी के, की कह देते, बेच कर खा देते, की कह देते, कोई क्या, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना भाई। इसलिए खाली देखे हुए चीजों पर अभी गलत चीज भी दिखा दिया जाता है, देखे हुए चीजों पर नहीं, परखे तर्क करने या फिर अपने अनुभव करते हुए चीजों पर भी विश्वास करना चाहिए, कभी खाली देखल वाला चीज पर नहीं, ठीक ना? चलो, कोई जरूरी नहीं देखा में सुंदर होते तो वो सुंदर होते। बात समझ में आल? हाँ, देखो तो अब समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभी क्या कहा कि देखो, सत्ता के दावेदारों के बीच क्या होना चाहिए? चुनाव का विकल्प होनी चाहिए। अब जैसे मान लो कि बीजेपी पार्टी है, यहां इसकी सरकार है, अभी अब कांग्रेस पार्टी इसके लिए समझो आया है, समझो। अब मान लो कि बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी को हमने जिताया, उसकी सरकार अभी बनी है, लेकिन हो सकता है कि गलत करे, अभी तक ठीक किया, आगे गलत करे, तो हमारे पास ऑप्शन है ना, इसको बनाएंगे और किसी को बनाएंगे। तो अब होता क्या है ना, सरकार इसकी जरूर है,
लेकिन सत्ता इसके हाथ, मतलब पावर शक्ति इसके हाथ में भी दिया जाता है, विपक्षी पार्टी के हाथ में भी पावर दिया जाता है। ये बात पता है ना तुम लोगों को? जैसे मान लो कि बीजेपी की सरकार बन रही है, ठीक? तो बीजेपी की सरकार बन रही है तो क्या बीजेपी के हाथों में ही सारा पावर नहीं हो जाता है? ठीक है, कुछ काम को लेकर के जो पार्टी हार जाता है तो उसके सदस्य को भी, अब जैसे मान लो कि इसने क्या किया भाई, अब जैसे देखो अभी मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री जो बना है तो कोई किस पार्टी का बना है? मान लो अभी बीजेपी पार्टी का बना है, ठीक? क्यों बना है? क्योंकि इसके विधायक को ज्यादा सीट मिली थी, ज्यादा था ना। इस मान लो कांग्रेस का नहीं बना, चाहे मान लो आरजेडी का सरकार नहीं बन पाया, इसका मतलब उसका सीट क्या था? कम। तो इसका सीट कम था तो क्या इसका पावर, इसकी शक्ति को क्या करेगा? हटा देगा पूरा? नहीं, यही तो विपक्षी पार्टी है और कुछ काम इसके हाथों में भी दिया जाता है। तो अपनी सत्ता की बंटवारा इस पार्टी के बीच भी किया जाता है, ताकि अगर ये काम ना करे तो विकल्प के रूप में हमारे पास तो कोई रहना चाहिए, इसको जिता देंगे। अगर ये नहीं काम अच्छा से करेगा तो इसको जिता देंगे। तो वही होता है विकल्प। तो वही बातें कहा जा रहा है कि दबाव समूह, जो दबाव, इसका मतलब बीजेपी पर दबाव बनाएगा कौन? कांग्रेस। तो इसके हाथ में भी पावर देंगे तब ना, अब पूरा पावर छीनिए लेंगे तो फिर इस पर दबाव बनाएगा कौन? काम करवाएगा कौन? जबरदस्ती करेगा कौन? क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, तो इसके हाथ में भी तो पावर होनी चाहिए। अभी विधायक वाला में पढ़लिए ना, की पढ़लिए कि जिसकी सरकार है उसके हाथों में रहेगा, तो क्या वही जो बोलेगा होगा? कोई भी विधायक बोल सकता है, उसको बोलने का अधिकार है और पूछ सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर इतना करोड़ का जो फंड आया तो आपने कहां यूज किया, जवाब मांगेगा ना। तो विपक्षी पार्टी के हाथ में, दबाव समूह के हाथ में जाएगा ताकत सत्ता, तब तो कुछ शक्ति को इसके हाथों में भी बांटा जाता है। बात समझ में आया? तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं चौथा पॉइंट में कि सत्ता की बंटवारा दबाव समूहों के बीच, दबाव समूहों के बीच या आंदोलनकारियों के बीच भी किया जाता है। अब दबाव समूह या प्रत्यक्ष क्या बोलते हैं, विरोधी दल, विपक्षी पार्टी, कुछ भी लिख सकता है ये सब चौथा पॉइंट में। बात समझ में आया? पूरा का पूरा जो जीत गया, जिसकी सरकार बन गया, उसी के हाथ में सत्ता नहीं दे दिया जाता है। सवाल जवाब पूछने का, हिसाब किताब लेने का, क्योंकि हम लोग तो भाई जनता है, हम लोग डायरेक्ट जा नहीं पा रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट जाते नहीं है पूछने के लिए। तो अब उसकी आलोचना करेगा कौन? विपक्षी पार्टी। उसका हिसाब लेगा कौन? विपक्षी पार्टी। उसकी बातों को फिर सामने में रखेगा कौन? विपक्षी पार्टी भी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अलग अलग विकल्प पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है और पार्टी सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या करते हैं? मतलब अपनी सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन करो, जनता चाहे जिसको चुन ले। अगर कंपटीशन न हो तो जनता किसको चुनेगी? एक को चुनेगी। तो सत्ता का बंटवारा हुआ कहां? तब तो यही ना हो गया कि भाई हर कुछ करिए ओकरे हाथ में जेते। तो इसलिए क्या हुआ? पार्टी सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करते। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है? कंपटीशन। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या टाइप की प्रतिद्वंदिता। प्रतिद्वंदिता का मतलब क्या हुआ? जैसे बीजेपी पार्टी है और यहां कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी है तो इसका मतलब क्या? अगर इसकी सरकार बनेगा, ये इससे क्या करेगा? क्या करेगा? इसके लिए हो गया समझो प्रतिद्वंदित व्यक्ति हो गया, प्रतिद्वंदी पार्टी हो गया, विपक्षी पार्टी हो गया। प्रतिद्वंदी का मतलब सामने, विरोधी, अपोजिट। ठीक है। अब इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे, एक के हाथ में। अब मान लो कि ये रहबे नहीं करेगा, दूसरा कोई पार्टी नहीं है, तो एक के हाथ में बार बार जाता रहेगा। तो अब जो दूसरा पार्टी, तीसरा पार्टी जो है, तो इससे ना अब हमको पता चल पा रहा है कि किसी एक हाथ में नहीं रहेगा सत्ता, बंटवारा होता रहेगा, कभी उसके हाथ में, कभी उसके हाथ में। अगर वो गलत करेगा तो उसके हाथ में, वो गलत करेगा उसके हाथ में जाएगा सत्ता।
अब एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा के सामाजिक समूह के बीच बंटवारा होता रहता है, पार्टियों के बीच हाथ में जाता रहता है। बात तो सही है। सदियों से ऐसा है कि किसी एक ही पार्टी के हाथ में सत्ता रहा है, कभी आरजेडी के हाथ में, तो कभी बीजेपी के हाथ में, तो कभी जनता दल यूनाइटेड के हाथ में। बात समझ में आ रहा है ना? आती जाती रहती है, ठीक है। अब कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, डायरेक्ट दिख जाता है। कभी कभी यह भागीदारी क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से दिखती है, ठीक है, क्योंकि दो और उससे अधिक पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है। बिल्कुल सही बात है, दो या उससे अधिक पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। अब यहां से एक चीज और निकल करके आएगा, लोकतंत्र में हम व्यापार, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठन हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। जैसे मान लो लोकतंत्र में हम लोग, अब लोकतंत्र का तात्पर्य क्या हो रहा है, अभी हम देखे थे केवल राजनीतिक में घर परिवार से लेकर के घर में होता है, अपने परिवार में भी लोकतंत्र होता है, समूह में किसी संगठन के समूह में भी लोकतंत्र हो सकता है, किसी सरकारी स्तर पर भी हो सकता है, या किसी समुदाय को लेकर के, समाज को लेकर के, सब में लोकतंत्र होता है। तो अब यहां जो हो रहा है, व्यापारी या उद्योगपति या किसान या औद्योगिक मजदूर हो जैसे कई संगठन हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की अलग अलग समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। अब सत्ता में साझेदारी देखो, नहीं समझ में आया? जैसे मान लो, सुनो, अब बीजेपी का सरकार है, आप समझो बातों को। अब बीजेपी का अगर सरकार होगा तो कभी कभी देखना उद्योगपतियों वाला, जितना भी उद्योगपति सब होगा, सब उद्योगपति मिल जाएगा, बीजेपी के खिलाफ कर देगा। कुछ ऐसा गलत लगेगा कंपनी वालों को लिए तब, जैसे शिक्षक को कभी तो सब शिक्षक मिल करके धरना प्रदर्शन कर दिया, महिला समूह के लिए गलत किया तो सब महिला समूह मिल करके धरना प्रदर्शन कर दिया। बात समझ में आ रहा है ना? तो हो सकता है कभी किसाने कर दिया मिल करके कि भाई किसान के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। बात समझ में आया? तो वही बातें अलग अलग कहा है, अलग अलग अपना समूह बना करके सरकार पर दबाव बना सकती है। बात समझ में आ रहा है? और सत्ता में भागीदारी भी कर सकती है। इकाई 3 में हम राजनीतिक के पार्टी और कार्य प्रणाली को, ठीक है, गौर करेंगे कि राजनीतिक पार्टी क्या होता है। थोड़ा बहुत अभी तुमको लगा होगा कि ये जो बार बार बीजेपी, राजनीति, आरजेडी पार्टी सब जो आ रहा है, ये चीज जो है क्लियर होगा, ठीक है, चैप्टर 3 में जाकर के, ठीक है, कि ये सब पार्टी सब क्या होता है, किस पार्टी को किसने गढ़ा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे, ठीक है। अब इस तरह से चैप्टर हो गया तुम्हारा भाई खत्म। अब यहां पर आता है क्वेश्चन। 4 पॉइंट तो समझ में आया, इसके 4 रूप, सत्ता के साझेदारी के 4 रूप, चारों लिख देगा ना। पहला रूप कौन? शासन के अंगों के बीच सत्ता की बंटवारा, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक, और क्या, सरकारी स्तरों के बीच सत्ता की बंटवारा, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? सत्ता का बंटवारा सामाजिक तौर पर जो किसी समुदाय को लेकर के, भाषा को लेकर के, मसलन को लेकर के, किसी धर्म को लेकर के भी बंटवारा, जैसे कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बनी थी। चौथा बात हम क्या लिख सकते हैं? किसी दबाव समूह, क्या दबाव समूह, विपक्षी पार्टी या क्या बोल सकते हैं, प्रतिद्वंदी दल के बीच भी सत्ता की बंटवारा किया जाता है। बात समझ में आया? ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन है भाई, ठीक है, टाइम तो है नहीं तो क्वेश्चन पर भी हम चर्चा करिए देते तुम लोगों को, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, सुनो बउआ, हम समझा देते, तुम लोग बनाना। देखो भाई यहां समझो, देखो अब क्वेश्चन कितना अच्छा से है। अगर जो बच्चा पूरा पढ़ा होगा ना, हे होशगर ही फिर लिखे ही, सब होशियारी निकाल दे वहां। हाँ ध्यान रहे, गैर तैर तो नहीं पड़े छी।
देखियो तो हमने तो हमारा कौन जरूरी है कि देखियो तो ध्यान दियो तो क्या करा से समझो। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि ना सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीका बताबियो ना। तो ये देखियो ये आधुनिक लोकतांत्रिक तरीका का कोई मतलब अभी जो लोकतंत्र चल रहा है उसके अनुसार सत्ता में साझेदारी के अलग अलग रूप क्या है, इनमें से प्रत्येक का एक एक उदाहरण दो। तो यह 4 गो ना लिखना, समझ में आया? वह 4 गो अत बनेबे। अब समझ में आयल? यह 4 गो अत लिखते अलग अलग रूप कहा ना। अब देखो भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का या हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए कोनो एगो उदाहरण कार्यपालिका न्यायपालिका कोनो वाला ले लेना, चाहे केंद्र सरकार राज्य सरकार, इसका युक्ति परक और नैतिकता। तो वो नहीं सीखने चलिए युक्ति परक वाला। अरे जब विधायिका कार्यपालिका जब हम पढ़ रहे थे केंद्र सरकार राज्य सरकार उसमें युक्ति परक क्या होता है पर नहीं दिखाए थे, वही बात तो वही वाला बात तो इसमें आएगा। तो हो गया ये भी। बाकी तुम लोग इस सब जो है ना पढ़ लेना। इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किसको महत्व देना चाहते हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दो। देखो बउआ अब यहाँ मान लो 3 गो बच्चा आए अहाँ सबके कहब कुछ अपन मत दिया तो एते पढ़ला के बाद में कुछ दिमाग में घुरियाए है तो शायद नहीं घुरियात, लेकिन देखियो एकरा सबके दिमाग में घुरिया गेले। एगो थम्मन नाम के कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब ठीक है, जिन समाज में सुनो क्षेत्रीय भाषाई जातीय आधार पर विभाजन हो सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है कि बात गलत कहल के कि सही। अब ये बात तुम सब जो है ना लिखना, अगर सही कोई कहल के तो किया कहल के सही वहां अपन तर्क देवे में, ठीक है। बाकी हम कल नहीं होगा तो कहेगा तो हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर क्वेश्चन कहा जाना है तो सारा क्वेश्चन तुम लोगों से बन जाएगा, ठीक है। लेट हो रहा है क्लास भी है तो जाओ तुम लोग आओ, लेकिन बना के बे पूरा। आ दू को क्वेश्चन लिख लिया था पटाख से 1-2 नंबर है, बहुत लेट हो गए। हाँ पहला क्वेश्चन जो था क्या था? सत्ता की साझेदारी। अब हम ये सब बात नहीं सुनबे, काम हम करबेबे करब अहाँ से, ये बात तय है। काम को कहो बिना काम के ने घर से नहीं आब तो हम मारब। 2 गो सत्ता की साझेदारी के रूप ना, तो सत्ता की साझेदारी के 2 रूप हम बताए थे। एगो क्या जो शासन के अलग अलग अंग होते हैं उसके रूप में, यानी सत्ता की साझेदारी शासन के अलग अलग अंगों के रूप में बटा होता है। जैसे कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका के बीच सत्ता का बंटवारा करना। और दूसरी बात में क्या बोले थे, इसको हम क्या बोलते हैं, जब
जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज वितरण। क्या कहते हैं? ठीक है, और क्षैतिज वितरण पर भी बात बोले थे, लिख करके आना। ठीक है, दूसरी बात क्या था? जब हम सरकार के बीच भी अलग अलग स्तर पर, सरकार के बीच देखो, एक तो हो गया क्या, शासन के अंगों के बीच बांटना, शासन के, और एक हो गया सरकार के बीच बांटना। तो सरकार के बीच जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। तो दो हम लोग देखे थे ना, और तीसरी बात क्या है सो समझो, यही से ना। चलो देखो, यहां सत्ता का बंटवारा अलग अलग सामाजिक समूहों, ठीक है, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। मतलब क्या? एक तो सत्ता का बंटवारा किसके बीच हुआ? शासन के अंगों के बीच, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। पहला पॉइंट में क्या, सत्ता की साझेदारी के रूप कौन हुआ? शासन के अंगों के बीच, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। पहला पॉइंट ये। दूसरा, सरकार के बीच, है ना, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और या ऐसे लिख सकते हैं कि सत्ता के साझेदारी सरकार के स्तरों के बीच, स्थानीय स्तर, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर। तीसरा पॉइंट, सत्ता की साझेदारी किसके बीच हो सकता है भाई? तो सत्ता का बंटवारा अलग अलग सामाजिक समूह के बीच हो सकता है, अलग अलग समाज समूह के बीच हो सकता है, अलग अलग मसलन के बीच हो सकता है, अलग अलग भाषा, मसलन का मतलब हुआ अलग अलग मसला। मसला मतलब क्या? हाँ, अलग अलग मसलों को लेकर के। जैसे मसलों का मतलब क्या हुआ? तुम्हारा क्या मसला है बोलो। हाँ, तो इसके बीच तुम्हारा क्या मसला, मसला नहीं समझ में आ रहा, जो परेशानी, समस्या या कुछ, ठीक है। या अलग अलग भाषा, जैसे देखो, जैसे अगर इस प्रकार का कोई समस्या है तो ताकत इसमें बांट दो। समझ में आया? अगर किसी अलग प्रकार का मसला है, परेशानी है, तो इसमें बांट दो। अब समझ में आया मसलन का मतलब ये, ठीक है। अलग अलग भाषा, अलग अलग धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकती है। जैसे अब देखो, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, बेल्जियम में कैसा सरकार बनाया था? जिसको हम लोग बोले अभी क्या अपने क्षेत्र में स्थानीय सरकार। तो उसका तीसरा स्थान का नाम क्या था? याद आ रहा है? अब तीसरे स्तर के सरकार को उसने क्या कहा था? सामुदायिक। तो सामुदायिक का मतलब क्या हुआ? जिस समुदाय के लोग हैं उस सब समुदाय का एक सरकार। अरे जैसे मान लिया अपना सबके स्थानीय सरकार है ना, बात समझो। जैसे देखो, बात कंफ्यूज हुआ वो नहीं, बढ़िया से तुम लोग देखो। जैसे केंद्र सरकार हुआ, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात करा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कैसा बन रहा है? इसमें कोई समुदाय, भाषा या स्थानीय को लेकर के नहीं है। राज्य सरकार काम करेगा तो उस राज्य के सभी लोगों के लिए, इसमें कोई धर्म नहीं देखेगा, कोई जाति नहीं देखेगा, कोई समुदाय नहीं देखेगा। समझो बातों को। केंद्र सरकार जो काम कर रहा है तो कोई धर्म, जाति, जगह, क्षेत्र नहीं देखेगा, देश के सभी लोगों के लिए काम करेगा। लेकिन एक कह दिया सामुदायिक। क्या कह दिया? सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार। तो सामुदायिक सरकार जो होगा ना, जैसे आदिवासी के लिए एक आदमी बनेगा कोई नेता, तो ये आदिवासी पर काम करेगा। अब समझ में आया सामुदायिक का मतलब? किसी दूसरे जनजाति के जो नेता ये रहेंगे तो वो अपने उस जनजाति के बारे में सोचेगा। अब समझ में आया? ठीक है, तो समुदाय, ठीक है। या हम समुदाय को ये भी कह सकते हैं किसी स्थान, जैसे विधानसभा के जो विधायक है वो अपने विधानसभा के बारे में। बात समझ में आए? जैसे मान लो कोई विधायक जो चुन करके जाता है तो विधायक अपने अपने क्षेत्र की चर्चा करता है कि हमारा क्षेत्र में ये सब समस्या है, दियो हमरा सरकार से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये बात है, ठीक है। तो सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। किस व्यवस्था का? जैसे समाज में सामुदायिक हो सकता है, भाषा में सामुदायिक हो सकता है, ठीक है, मसलन में सामुदायिक हो सकता है, धर्म में तो समुदाय आ सकता है। तो सामुदायिक, जैसे कि शासन के अंग का एग्जाम्पल कौन हुआ?
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और सरकार के स्तर के बीच जो सत्ता का बंटवारा हुआ तो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। अब स्थानीय सरकार तो अपने लोगों के लिए हो गया, लेकिन समाज को लेकर के जो बात आ रहा है तो समाज में समुदाय होगा। आदिवासी समुदाय के समाज नेता अलग, हिंदू समाज समुदाय के नेता अलग, मुसलमान समुदाय के नेता अलग। अब समझ में आ रहा है बात? अब समझ में आ रहा है? ठीक है, तो समुदाय इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण हो सकता है। तो हम तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? सत्ता की बंटवारा क्या कह सकते हैं हम? भाषाई आधार पर, धर्म के आधार पर, या किसी मसलन के आधार पर भी हो सकती है। जैसे कि इसका एग्जांपल सामुदायिक, बेल्जियम के सामुदायिक। अब बेल्जियम का सामुदायिक उदाहरण में क्यों दिया? क्योंकि बेल्जियम के तो सब देखने हैं ना। अपना सब अगर हिंदू कह देवे, चाहे मुसलमान कह देवे, चाहे सिख कह देवे, तो जैसे लगेगा अल्टरनेटिव। इसलिए अगर तुमको ये मन नहीं होगा तो दे सकता है हिंदू समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के, सिख समुदाय के एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। बात समझ में आया तीसरे में? अब कुछ देश के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है। मतलब क्या? कुछ देश के संविधान में और उस कानून में इस बात का प्रावधान दिया गया। प्रावधान क्या? कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं की विधायिका प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। अब जैसे देखो, अभी समुदाय पटाख से समझ में आ जाएगा तुमको। जैसे कुछ सत्ता की साझेदारी जो किया गया समुदाय को लेकर के, जैसे उस दिन हम बोले थे कि छोट जाति के लोगों को छूट दिया जाता है, बोले थे ना। तो इसका मतलब जो छोट जाति को लेकर के छूट दिया जा रहा है, तो वो काम वैसी सरकार बना होगा, तो इसका मतलब क्या? सामुदायिक सरकार हो गया। वो क्या हो गया समझो? समुदाय स्तर पर हो गया कि समुदाय के उठावा चाहे है, ताकि दोनों लेवल में आ जाए। बात समझ में आया? अगर छोटा गरीब आदमी सब जो है, छोट जाति सब थोड़ा उठ जाएगा तो लेवल में आ जाएगा, तो सरकार किसी मतलब अपने देश में कोई जो किसी से कम नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ इस कदर। अब ये बात किसी के साथ हो सकता है, चाहे SC ST को लेकर के हो जाए, ठीक है, या हो सकता है किसी महिला को लेकर के। जैसे कई चीजों में महिलाओं को छूट दिया जाता है, छोट जाति को छूट दिया जाता है। जैसे कोई नौकरी आता है तो फिक्स कर देगा कि नौकरी के लिए पहले 75 को, मान लो कि 100 सीट है किसी काम को लेकर के। छूट का मतलब क्या होता है सो समझो। अब एक छूट का मतलब ये होता है, जैसे 100 सीट है किसी काम को लेकर के, एडमिशन के लिए हो चाहे नौकरी के लिए हो, उसमें से कह देगा 20 गो सीट फिक्स है भाई महिला के लिए। मतलब क्या? महिला मतलब क्या हुआ ये कि 20 गो सीट पर खाली महिले एडमिशन लेते, महिले के भरल जाते। इसका मतलब 80 गो जो रहा, अभी 80 गो में से के सब एते, 80 गो में से के एते, तो जितने महिला जितने पुरुष चाहे जे आ जाए, फिक्स नहीं आधा आधा। अब जैसे मान लो कि ऊपर से देखा जाएगा, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर, 5 नंबर, 80 नंबर में जेकर नाम होवे तो 80 गो उभरते। अब भ सके 25 गो भ गए महिला, तो एमर केते बच गया? नहीं 80 गो में उमर तो फिक्स भ गए, 20 गो महिले रहते, तो एमर केते बच गया? 25 में से 55 पुरुष के लाने भ जाए, चाहे 55 गो महिला आ 25 गो पुरुष के लाने लेवे पड़ते। ई देख पड़ते नंबर के कर ही ज्यादा। समझ में आल? वही हिसाब से 80 गो भरते और 20 महिला जेकर कमो रहते, उतने में से जे देखते कि जेकर कमो है लेकिन 20, जैसे मान लो आप किसी को पुरुष को मान लो 80 नंबर है या 75 नंबर है, आ कोनो महिला के रहते मान लिया 70 नंबर, तो दोनों में से आप केकरा लो लिए एडमिशन में? महिला को। ऐसे करके पूरा आएगा 20 गो अलग खाली महिला के। अब अगर कहेगा कि अगर 100 में 30% छूट दिया जा रहा है SC ST के लिए, इसका मतलब क्या कि 30 गो के केकरा नौकरी देते? हाँ, छोट जाति के। समझ में आया? चाहे ओकर मान लिया कोनो जनरल वाला के, चाहे OBC वाला के 80 नंबर आल है या 90 नंबर आल है, आज छोट जाति के 70 आल है, 65 आल है, तो दोनों में से केकरा लेते नौकरी पर?
आप समझ में आ रहे हैं? ऐसे ऐसे करके 30 गो पुराएगा पहले, एकरा कोई आर क्या? हाँ, ऐसा होता क्यों है, इसका जवाब तो हम पहले भी दिए थे। ऐसा इसलिए होता है कि मान लो कि छोट जाति है, तो हो सकता है छोट जाति, मान लो कि जो यहाँ उच्च जाति के लोग हैं कोई व्यक्ति यहाँ, तो इसको पढ़ने लिखने पैसा संपत्ति इत्यादि वगैरह सब चीज भरपूर हुआ इसलिए पढ़ पाया। लेकिन गरीब है ना वो आदमी। हाँ ये बात है, ये बात भी है, लेकिन यहाँ पर तो इसलिए ना बनाया जाता है आय कर, जाति आवासीय आय क्यों लिया जाता है? छोट जाति को जो छूट मिलता है ना, सुनो इसका जवाब है मेरे पास। अब जैसे मान लो, सुनो, जब जैसे ही छोटी जाति को किसी चीज में अहाँ देखे तो एडमिशन ले है, सुनो सब आदमी, जैसे अब जैसे अहाँ खड़ा हो या तुम खड़ा हो, ठीक, और कोई भी पीछे आदमी कोई खड़ा हो जाओ, कदे जैसे मान लेते हैं रिंकू खड़ा हो, मान लिया कि अहाँ दोनों जो छिए से उच्च जाति के, ठीक, तो तुम लोगों को स्कूल में कहा एडमिशन के लिए चाहे नौकरी के लिए कोई जाति आवासीय आय नहीं लगेगा। मान लो जाति आवासीय लग जाता है, आय नहीं लगता है। जनरल वाला सबके यहाँ सबके आय मांगे हैं, नहीं ना मांगे हैं, जरा जना अहाँ सबके आय नहीं लोगित होत कदे अहाँ सबके है ना है, लेकिन उस सबको जो अगर छूट मिलता है ना तो उसको आय मांगा जाता है, इनकम सर्टिफिकेट। आखिर इसके घर का आय कितना है, कमाई कितना है, तो उस इनकम सर्टिफिकेट से पता चलता है ना कि गरीब है। क्या? अब उसका आय सही रहेगा तो नहीं तो उसको फिर छूट नहीं मिलेगा। लेकिन सुनो, अक्सर ये एक आंकड़ा भी तो निकाला जाता है ना कि हमारे देश में छोट जाति है तो उसके पास उतना आय आएगा कैसे। मान लो जो चीज निश्चित, कुछ चीजें निश्चितता है कि छोट जाति का है तो पक्का है वो गरीब से ही होगा, उसका परिवार गरीबे होगा, ये एक निश्चितता है। अब कुछ आदमी है जैसे द्रौपदी मुर्मू जैसे घर परिवार को लेकर के देखा जाए या किसी वैसे व्यक्ति को, तो उसके लिए तो उसको तो पहले नौकरी दिया भी नहीं जाता है। अब वो प्रदर्शन के अकॉर्डिंग उस वैसे वैसे बच्चे को क्या किया जाता है, जनरल कैटेगरी में दे दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अगर कोई बच्चा छोट जाति का है तो उसको नौकरी इसलिए दे दिया जाता है कि तुम बड़े घर परिवार से हो, तुमको अगर नौकरी नहीं भी मिलेगा तो भाई बाबा दादा वाला संपत्ति लेकर के बिजनेस व्यापार करके अपना जीवन यापन कर सकती हो। लेकिन गरीब आदमी, उसके पास पूंजी तो है नहीं, वो अपना जीवन यापन कैसे करेगी? तो इसलिए उसका जीवन यापन एक नौकरी ही व्यवस्था है जीविकोपार्जन के लिए। लेकिन उच्च जाति के व्यक्ति के लिए जीविकोपार्जन के लिए अनेकों द्वार खुला हुआ है। सरकार के दिमाग में यह बात है कि उच्च जाति के लोगों को, बात समझ में आ रहा है, कि जीविकोपार्जन के लिए अनेकों द्वार खुला है, लेकिन निम्न जाति के लोगों को वही एक है जो उसको नौकरी चाहिए, नहीं तो नहीं। तो इसलिए कभी कभी होता है कि 75% अगर रहा किसी छोट जाति को, 95% भी अगर रहता है उच्च जाति को, तो इसको नौकरी ना दे करके इसको दे दिया जाता है ताकि लेवल में आ जाएगा। अब तुम भी सोचो ना, अब एहन परिवार के आदमी है जरा नौकरी नहीं हो मिलते तब जीवन यापन कर सके हैं, कोई बिजनेस करके पूंजी लगा करके, लेकिन ये आदमी नहीं कर पाएगा तो भूखे मरने देगा तुम? नहीं ना। तो यहां सही हुआ कि नहीं कि इसको नौकरी दे दो भाई, हुआ ना सही, बस हो गया। बात समझ में आया? ठीक है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि छोट जाति के लोग थोड़ा सा उठ जाए, ठीक है, मतलब खाने पीने तक का भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए। लेकिन अभी बहुत सारे गरीब लोग हैं, अब जरा जैसे गरीब आदमी सब है, छोट जाति सब है, तो बहुत गांव घर में देखो छोट जाति सबके अब वो भर पे मान लिया खानों नहीं खिला सके हैं। आ किसी के पास अगर जमीन है तो भाई जमीन है तो कम से कम मेहनत करके तो अनाज उपजा के तो खा सकता है, लेकिन जो ताकत है काम करने का, अब मान लिया कोई गरीब आदमी है, छोट जाति के है, बात के समझियो, छोट जाति के है, अब एक 3 गो आई छोट जाति के है,
मेहनत तो करना चाहता है लेकिन इसके पास जमीन नहीं है। इसलिए ना सरकार सोच रहा है कि भाई कम से कम इसको नौकरी तो दे दे ताकि बाल बच्चा इसका खाएगा। अब समझ में आया? उच्च जाति के लोग के पास उतने संपत्ति जरूर रहे कि लास्ट में नहीं होते तो एक कट्ठा बेचो को अपन कोनो बिजनेस व्यापार कर सके है। समझ में आया ना? से बात है। कभी तुम देखना नौकरी के लिए कौन लड़ाई करता है? मध्यम वर्ग के लोग या निम्न वर्ग के लोग। उच्च वर्ग के लोग कभी भी, जैसे उद्योगपति के बेटा सब पढ़ने रहे, एमबीए सब पढ़ाई करे, नौकरी के लिए कभी भी फॉर्म भरता है? सोचो तुम, नौकरी के लिए कौन जाता है? मध्यम वर्ग के लोग या तो निम्न वर्ग के लोग। उच्च जात बहुत ज्यादा जो उच्च रहता है, उद्योगपति जिसका बिजनेस व्यापार अच्छा खासा चलता है, वो अपना बेटा के पढ़वे तो जरूर है लेकिन नौकरी लाने पढ़वे है, बिजनेस व्यापार। क्योंकि वो जानता है नौकरी भी करवाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना कमाएगा? 25,000, 30,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। और उद्योगपति के बेटा सबके मन भरता है 1 लाख, 1 लाख के पानी पीवे है। रे बात समझ में आ रहा है ना? 1 लाख के पानी पीवे है, सब बुझियो। तो इसलिए वो करेगा भी नहीं नौकरी। आज जिसका मनसा अगर अधिकतर ज्यादा से ज्यादा इनकम का है, आज जिसका माइंड तेज तरार है, वो कभी भी नौकरी नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में तो ये भी तो होगा ना कि फुल स्टॉप लग जाएगा। जे आदमी कोई अपन बिजनेस व्यापार अगर करता है तो मेहनत करेगा और चीजों को आगे धीरे धीरे लेकर के जाएगा। लेकिन जो नौकरी करता है तो नौकरी के लिए तो वो सोचते कि भाई ज्यादा करबे तो यो हमरा उतबे सैलरी मिलत, आ कम करबे तो वो बस हो गया। बात समझ में आया? तो नौकरी की बात अगर कहा जाना है तो मध्यम वर्गों के लिए है, मध्यम वर्गों के दिमाग वाला है। अब जे आदमी, बहुत आदमी जो इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो क्या डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कम पढ़ाई करना पड़ता है? अच्छा बनने के लिए, सक्सेस अगर कहा जाए तो पढ़ने के लिए तो अच्छा खासा पैसा भी लगता है और अच्छा खासा मेहनत भी करना पड़ता है। फिर भी क्यों करता है? अब उतना मेहनत करने के बाद अगर जाएगा नौकरी करने के लिए 20-25,000, 30,000, 40,000 का, तो काहे किया? तो अब वो सोचेगा ना भाई कि हम अपना पिलर खड़ा करेंगे, हम अपना कुछ बनाएंगे, या कुछ साइंटिस्टे बनेगा, या कुछ जो है सो अपना बिजनेस व्यापार के लिए कुछ पिलर खड़ा करेगा। वो आगे के लिए सोचेगा, ना कि नीचे के लिए सोचेगा। चलो ये बात सब समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? तीसरी बात में क्या लिखेगा? सत्ता की बंटवारा किसके रूप में? सामाजिक स्तर पर। क्या? जैसे भाषा, धर्म या फिर किसी प्रकार के मसलन को लेकर के भी बांटा जाता है। ठीक है, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की बंटवारा हुआ था के बीच। ठीक है, कुछ देश के संविधान और कानून के इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय, क्या प्रावधान है? सामाजिक रूप से जो कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दे दी जाती है। ठीक है, पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की विधायिका, ठीक है, इस तरह की विधायिका प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है। ठीक है, चलो अब देखो यहां क्या कर रहा है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे, अल्पसंख्यक समुदाय को भी इस तरीके से अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या वाले लोग, अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दे दी जाती है कि चल भाई तुम्हारा जनसंख्या अगर कम है ना, तो तुम्हारे लोग भी न लगे कि हमारे लिए गलत होगा तो तुम्हारे समुदाय, तुम्हारे जाति का लोग तो है सत्ता में। बात समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। अब जैसे पहले का समय क्या था, यादव से आदमी सब जोड़े छले कि यादव का जनसंख्या ज्यादा है, तो यादव अपना, मान लो यादव का सरकार बनेगा तो यादव अपने जात के देखते, दूसर जात के नहीं देखते। इन लोगों के मानसिकता था ये सब। ठीक है, ऐसा मानसिकता था। ठीक है, जबकि कोई जरूरी थोड़ी है,
बहुत सारा यादव है जो सभी के लिए काम करता है भाई। ठीक है, अब सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के, शासन में भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। मतलब अगला जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ज्यादा कुछ देखेंगे। ठीक है, और भी बातें। तो तीसरा पॉइंट भी तो बात तो हम समझ में आ गया। और क्या, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम अलग अलग प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। जैसे देखो, अब लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। सुनो, समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प अलग अलग पार्टियों के रूप में उपलब्ध होती है। अब बात समझ में कुछ इंपोर्टेंट वाला देखियो होता। अब पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे मान लो कि यहां बीजेपी पार्टी है, यहां कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ठीक, या कोई और भी पार्टी सब है, आरजेडी पार्टी है, जनसुराज पार्टी है, कॉकरोच पार्टी सब अभी आ रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, वो 16 देखो, वो एगो नहीं होगा तो एक दिन बता देंगे उसके बारे में। वो बात भेले की पता है, एगो मुख्य न्यायाधीश वही पर चर्चा कर दिल के, सब गरीब आदमी के, बेरोजगार आदमी के कह दिल के कॉकरोच है। बेरोजगार क्या है? कॉकरोच है। तो वो कॉकरोच के नाम से एक पार्टी, अभी तक हालांकि मुख्य आदमी इसका कौन है सो अभी, हाँ अभी पता नहीं चल पा रहा है वो, लेकिन वो कोई अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखो आजकल क्या है ना, खराबो आदमी के फैन फॉलोइंग ज्यादा हो जाए, एक मतलब ई नहीं कि वो अच्छे आदमी होते। जो लोग हाँ क्या, कांग्रेस पार्टी का कि कॉकरोच, हाँ मतलब अभी कर रहा है कि पहले करता था? अभी तो चाह रहा है, अभी तो चाह रहा है, अभी तो चाह ही रहा है। लेकिन हम वही तो बोल रहे हैं ना, अब अभी ये समझो ना, अभी हम कैसे विश्वास करेंगे कि ये जो कॉकरोच पार्टी जो आएगा वो सही ही होगा? बात समझ में आ रहा है? हम लोग अगर जनता है मान लो, तो हम लोग कैसे विश्वास करेंगे कि ये जो कॉकरोच पार्टी बन रहा है वो जनता के काम करने के लिए कर रहा है, कि अपना फैन फॉलोइंग बढ़ा रहा है? तो इसलिए ना हम तुमको एक लाइन में हम समझाए हैं क्या बात, कि कोई जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है कि अगर जिस व्यक्ति के पास ज्यादा से ज्यादा फैन फॉलोइंग हो, ज्यादा से ज्यादा जनता अगर जुड़ा हो, तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो अच्छे आदमी हो गया होगा। हमार बात बुझले कि कह रहल छी? कोई जरूरी नहीं है। आ जनता उसको जो है हो सकता है नेता चुन ले, कोई जरूरी है नहीं, अलग अलग चीजें हैं। हाँ, तो अब मान लो कि दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। अब चुनाव का विकल्प रहना चाहिए का मतलब क्या? देखो बीजेपी है, यहां कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस है या आरजेडी है, ठीक है, जनसुराज है या बहुत सारा पार्टी सब है, कॉकरोच पार्टी सब है, ठीक है। अब मान लो सीजेपी, ठीक है, दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है भाई, बहुत कुछ देखेगा अभी, ठीक है। जितना मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, जहां खुश है, जहां अच्छा मिल रहा है, उसी से संतुष्टि बना करके रहना। देखो तो अब समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभी क्या कहा कि देखो सत्ता के दावेदारों के बीच क्या होना चाहिए? चुनाव का विकल्प होनी चाहिए। अब जैसे मान लो कि बीजेपी पार्टी है, यहां इसकी सरकार है, अभी अब कांग्रेस पार्टी इसलिए समझो आया है, समझो। अब मान लो कि बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी को हमने जिताया, उसकी सरकार अभी बनी है, लेकिन हो सकता है कि गलत करे, अभी तक ठीक किया, आगे गलत करे, तो हमारे पास ऑप्शन है ना, इसको बनाएंगे और किसी को बनाएंगे। तो अब होता क्या है ना, सरकार इसकी जरूर है,
लेकिन सत्ता इसके हाथ, मतलब पावर शक्ति इसके हाथ में भी दिया जाता है, विपक्षी पार्टी के हाथ में भी पावर दिया जाता है। ये बात पता है ना तुम लोगों को? जैसे मान लो कि बीजेपी की सरकार बन रही है, ठीक? तो बीजेपी की सरकार बन रही है तो क्या बीजेपी के हाथों में ही सारा पावर नहीं हो जाता है? ठीक है, कुछ काम को लेकर के जो पार्टी हार जाता है तो उसके सदस्य को भी, अब जैसे मान लो कि इसने क्या किया भाई, अब जैसे देखो अभी मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री जो बना है तो कोई किस पार्टी का बना है? मान लो अभी बीजेपी पार्टी का बना है, ठीक? क्यों बना है? क्योंकि इसके विधायक को ज्यादा सीट मिली थी, ज्यादा था ना। इस मान लो कांग्रेस का नहीं बना, चाहे मान लो आरजेडी का सरकार नहीं बन पाया, इसका मतलब उसका सीट क्या था? कम। तो इसका सीट कम था तो क्या इसका पावर, इसकी शक्ति को क्या करेगा? हटा देगा पूरा? नहीं, यही तो विपक्षी पार्टी है और कुछ काम इसके हाथों में भी दिया जाता है। तो अपनी सत्ता की बंटवारा इस पार्टी के बीच भी किया जाता है, ताकि अगर ये काम ना करे तो विकल्प के रूप में हमारे पास तो कोई रहना चाहिए, इसको जिता देंगे। अगर ये नहीं काम अच्छा से करेगा तो इसको जिता देंगे। तो वही होता है विकल्प। तो वही बातें कहा जा रहा है कि दबाव समूह, जो दबाव, इसका मतलब बीजेपी पर दबाव बनाएगा कौन? कांग्रेस। तो इसके हाथ में भी पावर देंगे तब ना, अब पूरा पावर छीनिए लेंगे तो फिर इस पर दबाव बनाएगा कौन? काम करवाएगा कौन? जबरदस्ती करेगा कौन? क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, तो इसके हाथ में भी तो पावर होनी चाहिए। अभी विधायक वाला में पढ़लिए ना, की पढ़लिए कि जिसकी सरकार है उसके हाथों में रहेगा, तो क्या वही जो बोलेगा होगा? कोई भी विधायक बोल सकता है, उसको बोलने का अधिकार है और पूछ सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर इतना करोड़ का जो फंड आया तो आपने कहां यूज किया, जवाब मांगेगा ना। तो विपक्षी पार्टी के हाथ में, दबाव समूह के हाथ में जाएगा ताकत सत्ता, तब तो कुछ शक्ति को इसके हाथों में भी बांटा जाता है। बात समझ में आया? तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं चौथा पॉइंट में कि सत्ता की बंटवारा दबाव समूहों के बीच, दबाव समूहों के बीच या आंदोलनकारियों के बीच भी किया जाता है। अब दबाव समूह या प्रत्यक्ष क्या बोलते हैं, विरोधी दल, विपक्षी पार्टी, कुछ भी लिख सकता है ये सब चौथा पॉइंट में। बात समझ में आया? पूरा का पूरा जो जीत गया, जिसकी सरकार बन गया, उसी के हाथ में सत्ता नहीं दे दिया जाता है। सवाल जवाब पूछने का, हिसाब किताब लेने का, क्योंकि हम लोग तो भाई जनता है, हम लोग डायरेक्ट जा नहीं पा रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट जाते नहीं है पूछने के लिए। तो अब उसकी आलोचना करेगा कौन? विपक्षी पार्टी। उसका हिसाब लेगा कौन? विपक्षी पार्टी। उसकी बातों को फिर सामने में रखेगा कौन? विपक्षी पार्टी भी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अलग अलग विकल्प पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है और पार्टी सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या करते हैं? मतलब अपनी सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन करो, जनता चाहे जिसको चुन ले। अगर कंपटीशन न हो तो जनता किसको चुनेगी? एक को चुनेगी। तो सत्ता का बंटवारा हुआ कहां? तब तो यही ना हो गया कि भाई हर कुछ करिए ओकरे हाथ में जेते। तो इसलिए क्या हुआ? पार्टी सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करते। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है? कंपटीशन। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या टाइप की प्रतिद्वंदिता। प्रतिद्वंदिता का मतलब क्या हुआ? जैसे बीजेपी पार्टी है और यहां कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी है तो इसका मतलब क्या? अगर इसकी सरकार बनेगा, ये इसे क्या करेगा? क्या करेगा? इसके लिए हो गया समझो प्रतिद्वंदित व्यक्ति हो गया, प्रतिद्वंदी पार्टी हो गया, विपक्षी पार्टी हो गया। प्रतिद्वंदी का मतलब सामने, विरोधी, अपोजिट। ठीक है। अब इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे, एक के हाथ में। अब मान लो कि ये रहबे नहीं करेगा, दूसरा कोई पार्टी नहीं है, तो एक के हाथ में बार बार जाता रहेगा। तो अब जो दूसरा पार्टी, तीसरा पार्टी जो है, तो इससे ना अब हमको पता चल पा रहा है कि किसी एक हाथ में नहीं रहेगा सत्ता, बंटवारा होता रहेगा, कभी उसके हाथ में, कभी उसके हाथ में। अगर वो गलत करेगा तो उसके हाथ में, वो गलत करेगा उसके हाथ में जाएगा सत्ता।
अब एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा के सामाजिक समूह के बीच बंटवारा होता रहता है, पार्टियों के बीच हाथ में जाता रहता है। बात तो सही है। सदियों से ऐसा है कि किसी एक ही पार्टी के हाथ में सत्ता रहा है, कभी आरजेडी के हाथ में, तो कभी बीजेपी के हाथ में, तो कभी जनता दल यूनाइटेड के हाथ में। बात समझ में आ रहा है ना? आती जाती रहती है, ठीक है। अब कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, डायरेक्ट दिख जाता है। कभी कभी यह भागीदारी क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से दिखती है, ठीक है, क्योंकि दो और उससे अधिक पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है। बिल्कुल सही बात है, दो या उससे अधिक पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। अब यहां से एक चीज और निकल करके आएगा, लोकतंत्र में हम व्यापार, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठन हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। जैसे मान लो लोकतंत्र में हम लोग, अब लोकतंत्र का तात्पर्य क्या हो रहा है, अभी हम देखे थे केवल राजनीतिक में घर परिवार से लेकर के घर में होता है, अपने परिवार में भी लोकतंत्र होता है, समूह में किसी संगठन के समूह में भी लोकतंत्र हो सकता है, किसी सरकारी स्तर पर भी हो सकता है, या किसी समुदाय को लेकर के, समाज को लेकर के, सब में लोकतंत्र होता है। तो अब यहां जो हो रहा है, व्यापारी या उद्योगपति या किसान या औद्योगिक मजदूर हो जैसे कई संगठन हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की अलग अलग समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। अब सत्ता में साझेदारी देखो, नहीं समझ में आया? जैसे मान लो, सुनो, अब बीजेपी का सरकार है, आप समझो बातों को। अब बीजेपी का अगर सरकार होगा तो कभी कभी देखना उद्योगपतियों वाला, जितना भी उद्योगपति सब होगा, सब उद्योगपति मिल जाएगा, बीजेपी के खिलाफ कर देगा। कुछ ऐसा गलत लगेगा कंपनी वालों को लिए तब, जैसे शिक्षक को कभी तो सब शिक्षक मिल करके धरना प्रदर्शन कर दिया, महिला समूह के लिए गलत किया तो सब महिला समूह मिल करके धरना प्रदर्शन कर दिया। बात समझ में आ रहा है ना? तो हो सकता है कभी किसाने कर दिया मिल करके कि भाई किसान के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। बात समझ में आया? तो वही बातें अलग अलग कहा है, अलग अलग अपना समूह बना करके सरकार पर दबाव बना सकती है। बात समझ में आ रहा है? और सत्ता में भागीदारी भी कर सकती है। इकाई 3 में हम राजनीतिक के पार्टी और कार्य प्रणाली को, ठीक है, गौर करेंगे कि राजनीतिक पार्टी क्या होता है। थोड़ा बहुत अभी तुमको लगा होगा कि ये जो बार बार बीजेपी, राजनीति, आरजेडी पार्टी सब जो आ रहा है, ये चीज जो है क्लियर होगा, ठीक है, चैप्टर 3 में जाकर के, ठीक है, कि ये सब पार्टी सब क्या होता है, किस पार्टी को किसने गढ़ा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे, ठीक है। अब इस तरह से चैप्टर हो गया तुम्हारा भाई खत्म। अब यहां पर आता है क्वेश्चन। 4 पॉइंट तो समझ में आया, इसके 4 रूप, सत्ता के साझेदारी के 4 रूप, चारों लिख देगा ना। पहला रूप कौन? शासन के अंगों के बीच सत्ता की बंटवारा, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक, और क्या, सरकारी स्तरों के बीच सत्ता की बंटवारा, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? सत्ता का बंटवारा सामाजिक तौर पर जो किसी समुदाय को लेकर के, भाषा को लेकर के, मसलन को लेकर के, किसी धर्म को लेकर के भी बंटवारा, जैसे कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बनी थी। चौथा बात हम क्या लिख सकते हैं? किसी दबाव समूह, क्या दबाव समूह, विपक्षी पार्टी या क्या बोल सकते हैं, प्रतिद्वंदी दल के बीच भी सत्ता की बंटवारा किया जाता है। बात समझ में आया? ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन है भाई, ठीक है, टाइम तो है नहीं तो क्वेश्चन पर भी हम चर्चा करिए देते तुम लोगों को, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, सुनो बउआ, हम समझा देते, तुम लोग बनाना। देखो भाई यहां समझो, देखो अब क्वेश्चन कितना अच्छा से है। अगर जो बच्चा पूरा पढ़ा होगा ना, हे होशगर ही फिर लिखे ही, सब होशियारी निकाल दे वहां, हमारा ध्यान रहे, गाड़ते तो नहीं पड़े छी, देखियो तो हमने तो हमारा कौन जरूरी है कि
देखो तो ध्यान दो तो क्या करा से समझो। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि ना सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीका बताबियो ना। तो ये देखियो ये आधुनिक लोकतांत्रिक तरीका का कोई मतलब अभी जो लोकतंत्र चल रहा है उसके अनुसार सत्ता में साझेदारी के अलग अलग रूप क्या है, इनमें से प्रत्येक का एक एक उदाहरण दो। तो यह 4 गो ना लिखना, समझ में आया? वह 4 गो तो बनेबे, अब समझ में आयल? यह 4 गो तो लिखते अलग अलग रूप कहा ना। अब देखो भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का या हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए कोनो एगो उदाहरण कार्यपालिका न्यायपालिका कोनो वाला ले लेना, चाहे केंद्र सरकार राज्य सरकार, इसका युक्ति परक और नैतिकता। तो वो नहीं सीखने चलिए युक्ति परक वाला। अरे जब विधायिका कार्यपालिका जब हम पढ़ रहे थे केंद्र सरकार राज्य सरकार, उसमें युक्ति परक क्या होता है पर नहीं दिखाए थे, वही बात तो वही वाला बात तो इसमें आएगा। तो हो गया ये भी। बाकी तुम लोग इस सब ने जो है ना पढ़ लेना। इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किसको महत्व देना चाहते हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दो। देखो बउआ, अब यहाँ मान लो 3 गो बच्चा आए, अहाँ सबके कहब कुछ अपन मत दिया तो एते पढ़ला के बाद में कुछ दिमाग में घुरियात नहीं घुरियात, लेकिन देखियो एकरा सबके दिमाग में घुरिया गेले। एगो थम्मन नाम के कोई व्यक्ति है, ठीक है? अब ठीक है, जिन समाज में सुनो क्षेत्रीय भाषाई जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है कि बात गलत कहल के कि सही। अब ये बात तुम सब जो है ना लिखना, अगर सही कोई कहल के तो किया कहल के सही, वहां अपन तर्क देवे।